हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर 3 में यानी कि केमिकल काइनेटिक्स में लेक्चर दूसरा है बच्चों। ठीक है। और इससे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था रासायनिक अपक्रिया का वेग, और आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि रासायनिक अपक्रिया का जो वेग होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, और वेग के आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेग के आधार पर रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती है। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रेट। वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार। तो वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार होते हैं बेटा तीन। कितने? तीन होते हैं। एक तो पहला होता है तीव्र या तात्कालिक या आयनिक अपक्रियाएं। इसको हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, या फिर आयनिक रिएक्शंस। ठीक है। और दूसरा होता है आपका अति मंद अपक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शंस। और तीसरा होता है आपका मंद अपक्रियाएं यानी कि स्लो रिएक्शंस। ठीक है। तो आइए बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं वेग के आधार पर, इनको पढ़ते हैं। उसके बाद वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आनंददायक होने वाली है बच्चों। जमे रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार। वेग के आधार पर अपक्रियाओं के प्रकार। ठीक है ना। तो वेग के आधार पर अपक्रियाओं कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? ठीक है ना। वो लिखते हैं वेग के आधार पर अपक्रियाएं निम्न तीन प्रकार की होती है नंबर एक है आपका तीव्र या तात्कालिक या आयनिक अपक्रियाएं। ठीक है। तीव्र या तात्कालिक या आयनिक अपक्रियाएं। और नंबर सेकंड है आपका अति मंद अपक्रियाएं। और थर्ड है आपका मंद अपक्रियाएं। मंद अपक्रियाएं। ठीक है। मंद अपक्रियाएं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों तीव्र या तात्कालिक या आयनिक अपक्रिया क्या होती है। इसको हेडिंग बनाते हैं। नंबर फर्स्ट है तीव्र या तात्कालिक या
आयनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस या आयनिक रिएक्शंस, ठीक है, वेरी फास्ट या इंस्टेंटेनियस या फिर आयनिक रिएक्शंस। तो तीव्र या तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बच्चों? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो आयनों के बीच तीव्र वेग से संपन्न होती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो आयनों के बीच तीव्र वेग से संपन्न होती है क्या कहलाती हैं बच्चों? वेरी फास्ट रिएक्शंस कहलाती हैं, या फिर इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस कहलाती हैं, या फिर आयनिक रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है ना। ये अभिक्रियाएं 1 सेकंड से पहले ही समाप्त हो जाती है, अर्थात 10⁻³ सेकंड में संपन्न हो जाती है बच्चों। कितनी देर में? 10⁻³ सेकंड में, अर्थात पलक झपकने से पूर्व, आप पलक नहीं झपक पाएंगे, उससे पहले रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं, इसलिए इनके वेग का मापन भी संभव नहीं है, ठीक है ना। इनके वेग का मापन क्या नहीं है बच्चों? संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि बे रासायनिक अभिक्रियाएं जो आयनों के बीच तीव्र वेग से संपन्न होती हैं तीव्र या तात्कालिक या आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आयनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को किस में डाल दिया बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, विलयन में, AgNO3 के विलयन में हमने इसको डाल दिया। तो सिल्वर क्लोराइड का अवक्षय बहुत फास्ट बन जाएगा बच्चों। AgCl का PPT क्या बनेगा? बहुत फास्ट बनेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसका, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है आपकी, ठीक है। क्या है कि NaCl लिया और NaCl को किस में डाल दिया? AgNO3 का सॉल्यूशन है ना, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इसमें अगर हमने डाला तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? यहां से AgCl का प्रेसिपिटेट, AgCl का प्रेसिपिटेट बहुत फास्ट बनेगा, सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनेगा, ठीक है ना। और NaNO3 ये सोडियम नाइट्रेट है बच्चों, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बहुत फास्ट बनेगा। ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है, क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। तो ये रिएक्शन जो है आपकी, ये वेरी फास्ट रिएक्शन है, बहुत तीव्र अभिक्रिया है ना, बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ संपन्न होती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या? अतिमंद अभिक्रियाएं और मंद अभिक्रियाएं। तो पहले आप इसे अपनी नोटबुक पर नोट करें।
उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब सेकंड रिएक्शन से आपकी अति मंद अपक्रिया है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। अति मंद अभिक्रियाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। ठीक है, तो वेरी स्लो रिएक्शंस क्या होती है बच्चों? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं, ठीक है, जिनमें महीनों या वर्षों में भी अपक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात कोई भी दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है, तो वो क्या कहलाती हैं? अति मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग बच्चों 1 साल में भी लग सकती है, 1 महीने में भी लग सकती है, 15 दिन में भी लग सकती है ना? ये तो वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो लोहे पर जंग लगना क्या है? आपकी वेरी स्लो रिएक्शन है, तो इसके वेग का भी निर्धारण करना असंभव है, यानी इसके वेग को भी मापा नहीं जा सकता, क्योंकि पता नहीं कितने समय बाद जंग लगेगी, तब तक हम क्या बैठे रहेंगे उसको नापने के लिए? ठीक है ना? तो ऐसे ही उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग वर्षों भी लग सकती है अगर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति ले ली जाए तो। ठीक है ना? तो ये भी क्या है आपका? अतिमंद अपक्रिया है। ठीक है ना? वेरी स्लो रिएक्शन है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वे रासायनिक अपक्रियाएं, वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें कुछ महीनों या वर्षों में भी अपक्रिया प्रारंभ होने की जानकारी नहीं मिलती है, अर्थात कोई दर्शनीय परिवर्तन नहीं होता है, अतिमंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। अतिमंद
अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं बच्चों, इसका एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ठीक है। और इसका सेकंड एग्जाम्पल है आपका उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 व O2 के संयोग से जल का निर्माण। ठीक है, जल का निर्माण। तो उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में H2 व O2 के संयोग से जल का निर्माण, ये भी आपकी वेरी स्लो रिएक्शंस है। और लोहे पर जंग लगना, ये भी आपकी वेरी स्लो रिएक्शंस है बच्चों। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 पर है मंद अपक्रिया। क्या है? मंद अपक्रियाएं। मंद अपक्रियाएं, इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शंस। स्लो रिएक्शंस। तो इस चैप्टर में हमें बच्चों मंद अपक्रियाएं ही पढ़नी है ना। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? मंद अपक्रियाएं पढ़नी है। मंद अपक्रियाएं होती क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में क्या हो जाती है? संपन्न हो जाती है। ठीक है ना, क्या कहलाती हैं? मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ये आणविक अपक्रियाएं होती हैं। कौन सी अपक्रियाएं होती है बच्चों? आणविक अपक्रियाएं होती हैं। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं? मंद अपक्रियाएं पढ़ने वाले हैं केवल। ठीक है, तो लिखेंगे बेरासायनिक अपक्रियाएं। बेरासायनिक अपक्रियाएं जो कुछ मिनटों या घंटों में संपन्न हो जाती हैं, मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। मंद अपक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल से एस्टर का निर्माण होता है बच्चों और जल बनता है। ये आपकी कौन सी अपक्रिया? आणविक अपक्रिया या फिर मंद अपक्रिया। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल जैसे एसिटिक एसिड व एल्कोहल की अपक्रिया। ठीक है, तो एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH ये लिक्विड होता है बच्चों, और एल्कोहल C2H5OH ये एथिल अल्कोहल है, ये भी लिक्विड है आपका। ठीक है, अब यहां से H और OH मिलके क्या बन जाएगा? H2O, और ये बचेगा CH3COO
C_O2H5 C2H5 प्लस H2O। ठीक है, ये है आपका बच्चों एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर। ठीक है, एक प्रकार का। और ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। ठीक है ना, तो सेकंड एग्जाम्पल देख सकते हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन। देखते हैं, देखो हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है, H2O2। अब इसका जब अपघटन होगा तो ये टूटेगा बच्चों H2O प्लस O2 में। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे और 2 टाइम्स H2O निकाल देंगे। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गए 2 दूनी 4, 2 और 2 4 ऑक्सीजन। तो ये भी आपकी एक मंद अपक्रिया है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसे नोट करें। हाँ तो बच्चों अब बात करते हैं अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं बच्चों, जैसे कि अवकारकों की सांद्रता, अवकारकों की सांद्रता। अगर हम अवकारकों की सांद्रता बढ़ाते हैं, ठीक है, तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी और कणों की संख्या जब बढ़ती है बच्चों तो टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी आपस में। भाई कोई एक पात्र है और उस पात्र में हमने कोई सॉल्यूशन ले लिया है ना, तो अगर उसमें हम अवकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे तो फिर उसमें कणों की संख्या बढ़ेगी और कणों की संख्या बढ़ेगी तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी और टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, वेग बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो अवकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग क्या होता है बच्चों, बढ़ जाता है। जैसे हम ले लें तनु H2SO4, क्या ले लें, तनु H2SO4 और उसमें हम डाल दें जिंक, तो धीमी गति से क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, धीमी गति से निकलेगी, धीरे धीरे करके, फुरफुर करके, धीरे धीरे करके निकलेगी। और यदि हमने जिंक का टुकड़ा हमने डाला सांद्र H2SO4 में तो फिर तेजी के साथ H2 गैस रिमूव होगी बच्चों। ठीक है, H2 गैस तेजी के साथ निकलेगी, कब, जब हमने सांद्र H2SO4 में जिंक डालेंगे तो। इसी प्रकार तनु H2SO4 में हमने चौक का टुकड़ा, ये चौक डाला तनु H2SO4 में तो CO2 गैस निकलेगी धीरे धीरे करके। और यदि हमने सांद्र H2SO4 में चौक डाल दिया तो फिर क्या होगा, CO2 गैस निकलेगी तेजी के साथ में। ठीक है, तो इसी प्रकार जो खाने का सोडा होता है या कपड़ा धोने का सोडा होता है उसमें पानी मिला करके अगर नींबू डाल दिया जाए तो फिर CO2 गैस निकलेगी धीरे धीरे करके। और यदि खाने के सोडा या कपड़ा धोने के सोडा में सीधे क्या नींबू निचोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, एक साथ तेजी के साथ CO2 गैस निकलेगी। तो आपको समझ में आया होगा कि अवकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है बच्चों। अवकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अपक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो वही हमने लिखा है कि यदि किसी रासायनिक अपक्रिया में अवकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो कणों की संख्या बढ़ने के कारण टक्करों की संख्या बढ़ जाती है जिसके कारण अपक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, अब सेकंड फैक्टर है आपका ताप। क्या है, ताप, टेम्परेचर। तो ताप, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो कणों की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है बच्चों और कणों की ऊष्मीय ऊर्जा जब बढ़ेगी तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो टक्कर एक दूसरे में तेजी के साथ मारेंगे और टक्कर अधिक होंगी तो वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है, वेग क्या होता है, बढ़ जाता है।
तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अवक्रिया का वेग बढ़ जाता है, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि कर दी जाए तो अवक्रिया की दर सामान्य से क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है बच्चों, क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो ताप बढ़ाने पर अवकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है, अर्थात प्रभावी टक्कर अधिक हो जाती है, जिससे उत्पाद भी अधिक बनता है, अतः अवक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और इसको हमने नोट में लिखा है बच्चों कि प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अवक्रिया की दर सामान्यतः दुगनी हो जाती है, क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद अगले फैक्टर्स के बारे में आपको बताते हैं। अब तीसरा फैक्टर पढ़ेंगे बच्चों, अवकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अवकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तीसरा फैक्टर है बच्चों अवकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों इसे, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो अवकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा अवक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होती है, मतलब अवक्रिया का वेग भी उतना ही ज्यादा होता है, ठीक है। अगर कोई ठोस अवकारक है उसका वेग बढ़ाने के लिए या तो हम उसे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं या फिर उसका बारीक चूर्ण बना लेते हैं। जैसे मेरे पास ये चौक है, ठोस है, अगर मुझे रिएक्शन का रेट बढ़ाना है तो मैं इसे क्या करूंगा, या तो टुकड़ों में तोड़ लूंगा या फिर इसका बारीक पाउडर बना लूंगा, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जाम्पल और भी देखा होगा कि आप लकड़ी को जलाइए, ठीक है, और लकड़ी को जलाइए और लकड़ी की छीलन कर लो, तो लकड़ी की तुलना में लकड़ी की जो छीलन होती है वो काफी तेजी के साथ जलती है बच्चों, ठीक है ना, वो काफी तेजी के साथ जलती है, मतलब वहां रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहां लिख सकते हैं हम कि जितना पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, क्योंकि लकड़ी से ज्यादा सरफेस एरिया हो गया छीलन का, है ना, तो इसीलिए वो तेजी के साथ रिएक्शन कर रही है, तेजी के साथ जल रही है। अवकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल, अवकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा अवक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी, अवक्रिया की दर भी उतनी ही अधिक होगी ठोस अभिकारकों
का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उन्हें टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है या उनका बारीक चूर्ण बना लिया जाता है। ठीक है ना। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज करके, जैसे लकड़ी की तुलना में लकड़ी की छीलन अधिक तेजी से जलती है। ठीक है ना। तो यानी कुल मिला के अपकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा तो रासायनिक अपक्रिया की दर भी बच्चों उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। अब इसके बाद अपकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल देखा, एक होता है उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या होता है? उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक का प्रभाव। तो देखिए बच्चों, उत्प्रेरक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा दे या फिर घटा दें, कम कर दें, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं, है ना। अगर हमने धनात्मक उत्प्रेरक लिया तो वो रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं क्योंकि वो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। लेकिन अगर हमने ऋणात्मक उत्प्रेरक लिया तो वो अपक्रिया की दर को कम कर देते हैं क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अब बात आती है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। तो सक्रियण ऊर्जा बच्चों हम आपको आगे इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे बच्चों। ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं क्योंकि वे सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं। ठीक है। जबकि ऋणात्मक उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को कम कर देते हैं क्योंकि
क्योंकि वे अवकारकों की सक्रियण ऊर्जा को, है ना, क्योंकि वे सक्रियण ऊर्जा को, सक्रियण ऊर्जा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उत्प्रेरक का ये प्रभाव पड़ता है बच्चों। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी, और ऋणात्मक उत्प्रेरक है तो अपक्रिया की दर घट जाएगी बच्चों। ठीक है, एक होता है प्रकाश का प्रभाव, यानी प्रकाश की उपस्थिति। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर 5, प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश की उपस्थिति, तो प्रकाश की उपस्थिति में बच्चों अपक्रिया की दर बढ़ जाती है। स्पष्ट लिख सकते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में अपक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों, ये एग्जाम्पल ले लिया हमने पहला, कि हमारे पास जो है बेंजीन है ना, क्या है, बेंजीन, ये बेंजीन है, और इसकी रिएक्शन हम Cl2 से कराते हैं बच्चों। ठीक है, किससे करा रहे हैं, Cl2 से, इन डार्क रूम, इन डार्क रूम, अंधेरे कमरे में। तो यहां से H और यहां से Cl क्या निकल जाएगा, HCl प्लस एक Cl बचा, वो यहाँ बेंजीन के टॉप पर जुड़ जाएगा और बनेगा बच्चों क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर आप सेकंड देखिए, एग्जाम्पल नंबर सेकंड यानी कि बी। अगर हमने लिया क्या, ये बेंजीन है, ठीक है, और ये बेंजीन है, और प्लस Cl2 के साथ रिएक्शन कराई हमने, और यहां पे लिख देंगे इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश की उपस्थिति में हमने बेटा इस रिएक्शन को कंप्लीट कराया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और Cl प्रत्येक बॉन्ड पर जुड़ जाएगा, Cl प्रत्येक बॉन्ड पर जुड़ जाएगा। यानी देखो ये बॉन्ड है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट कार्बन है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स Cl2 लेना पड़ेगा हमें, और क्या बनेगा बच्चों, यहां पर देखो ये एक H तो होता ही है प्रत्येक पॉइंट पर, एक H, ये Cl, ये H और Cl, H Cl, H और ये Cl, ये H Cl, ठीक है, ये भी Cl, मतलब इसको बोलते हैं हम BHC। क्या बोलते हैं, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसको C6H6Cl6 लिख सकते हैं बच्चों। क्या लिख सकते हैं, C6H6Cl6, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लिंडेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं गैमेक्सीन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं 666, यानी या फिर हम बोल सकते हैं बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है ना, तो ऐसे करके इसके बहुत सारे नाम है बच्चों। अब प्रकाश की उपस्थिति में देख रहे हो कितना सक्रिय हो गया इसका वेग, है ना, तो ये ध्यान रखेंगे प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, क्रिया की दर बढ़ जाती है बच्चों। ठीक है, ये हमने डार्क रूम में कराई थी तो केवल क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ, और जबकि प्रकाश की उपस्थिति में कराई तो प्रत्येक पॉइंट पर
क्या हो गया, क्लोरीन जुड़ गया, इतना एक्टिव हो जाता है ये। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। तो आज की क्लास में बच्चों आपने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आपने पढ़ा कि वेग के आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। वेग के आधार पर अपक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वेरी फास्ट रिएक्शंस, वेरी स्लो रिएक्शंस और स्लो रिएक्शंस, मतलब तीव्र या तात्कालिक अपक्रियाएं और अति मंद अपक्रियाएं और मंद अपक्रियाएं। और उसके बाद आपने पढ़ा कि वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।